हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। लास्ट लेक्चर में अपन ने समसूत्री विभाजन को बेटा कंप्लीट कर लिया था। ओके, समसूत्री विभाजन में जो प्रावस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद में क्या आया था, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो वहां तक अपन ने उसको समाप्त कर दिया था और समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया था। और आपको ये भी पता लग गया समसूत्री विभाजन जो है उसके परिणाम बिल्कुल। अब समसूत्री विभाजन के कुछ महत्व हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो आज का टॉपिक वो है समसूत्री विभाजन के महत्व। समसूत्री विभाजन के महत्व बिल्कुल सिंपल है, बातें कर चुके हैं लेकिन उनको आपको डिक्टेट करना है। तो देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले आप जानते हो बेटा, समसूत्री विभाजन सामान्यतः द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, लेकिन निम्न श्रेणी के पादपों में यह अगुणित कोशिकाओं में भी पाया जाता है, जो अपन डाइवर्सिटी वगैरह में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ सामाजिक कीट होते हैं, सोशल इंसेक्ट्स, उनमें भी ये हैप्लोइड सेल में पाया जाता है लेकिन सामान्यतः किसमें होता है, द्विगुणित। तो इसमें जो पहला महत्व जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो समसूत्री विभाजन है, इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं इससे बनने वाली द्विगुणित, द्विगुणित को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 2n से, द्विगुणित संतति कोशिकाएं आपस में समान आनुवांशिक अवयव वाली होती है, या अपन कहें ये आपस में क्या होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ओके, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है बेटा, 100% आइडेंटिकल होती है। कारण, क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता, वो आगे बात करेंगे अपन। अगला जो महत्व है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेटा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवों में जो माइटोसिस है बेटा, वो वृद्धि में सहायक होता है। जीवों में यह वृद्धि में सहायक है। तो बहुकोशिकीय जीव जो वृद्धि करते हैं, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं बेटा आपको, जैसे अपनी बात कर लो, आपको पता है अपनी जो फर्स्ट सेल होती है वो जाइगोट होती है, जाइगोट बनता है ना बेटा फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट 2n है। इसमें फर्दर क्या होंगे बेटा, माइटोटिक डिवीजन होंगे, तभी फिर कोशिकाएं बनेंगी और ये बहुकोशिकीय जीव निर्माण में सहायक होंगी, तब जाके अपना निर्माण होता है। तो अपन बात करें बहुकोशिकीय जीवों में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, और समसूत्री विभाजन द्वारा उसके शरीर का निर्माण होता है। तो अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी निर्माण में कौन सा महत्व है, किसका महत्व है बेटा, माइटोसिस का। जो अंग निर्माण हो रहा है माइटोसिस के द्वारा हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अगला पॉइंट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट पे बात करने की, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये जो माइटोसिस है बेटा, अपन ने बहुत पहले बात की थी, यह केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, याद करो बेटा, बताया था मैंने, न्यूक्लियो
साइटोप्लाज्मिक रेशो को बनाए रखता है। याद करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल डिवाइड क्यों होती है। जैसे सेल है बेटा, एक स्मॉल सेल है, जैसे इसमें वृद्धि होगी, आपको पता है वृद्धि होने के बाद इसका जो KI है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्योंकि इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात जो है वो अनियमित हो जाता है। उसको वापस से बनाए रखने के लिए क्या होगा, इसमें माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होगा और ये वापस से इसका अनुपात मेंटेन हो जाता है ताकि ये कोशिकाएं फिर सक्रिय हो जाए। क्लियर, ये भी महत्व हो गया। अगला महत्व देखें बेटा, ये कोशिका मरम्मत में सहायक है। होता है कोशिका मरम्मत क्या होता है बेटा, सेल रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपनी बात करें तो अपने अंदर जो अधिचर्म है उसकी बाह्य सतह है, या अपने गट की बात करें आहार नाल, उसके अंदर भी इनर लाइनिंग जो होती है वहां पर कोशिकाएं जो है वो डैमेज होती रहती हैं, या अपनी ब्लड सेल, तो उनके निर्माण में, उनको प्रतिस्थापित करने में कौन सहायक है, माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा वापस उनका निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताएं, यहाँ एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल, अधिचर्म सतह, आहार नाल और रक्त कोशिकाएं, इनका प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा। एक महत्व की बात और करते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लांट है बेटा पादप, उनमें जो विभजोतक या विभजोतकी जो ऊतक होते हैं, विभजोतकी ऊतकों में, जैसे आपका एपिकल मेरिस्टेम है, पार्श्व विभजोतक है, एपिकल हो गया, आपका इंटरकैलरी हो गया, तो इन विभजोतकों में क्या होता है, निरंतर माइटोसिस होता है। तो विभजोतकी ऊतकों में माइटोसिस के कारण पादप जीवन पर्यंत वृद्धि दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो प्लांट होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि दर्शाते हैं। आपने देखा होगा प्लांट में जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, कारण उनमें मेरिस्टेम पाए जाते हैं, विभजोतकी ऊतक पाए जाते हैं। लेकिन जो एनिमल है उनमें वृद्धि होती है, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं होती, एक सर्टेन स्टेज एज तक होती है, एक आयु सीमा तक होती है, क्योंकि अपने अंदर विभजोतक नहीं पाए जाते और पादपों में विभजोतक पाए जाते हैं। तो ये कुछ माइटोसिस के महत्व थे जो आपको मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रीड करना, अक्सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब माइटोसिस के महत्व हो गए, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब माइटोसिस के बाद देखो बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस, ओके। अब अपन मियोसिस की स्टडी करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इतना आपको समझ में आ गया बेटा, जो माइटोसिस है वो किस में होता है, ये होता है सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड होगी और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मान लो ये 2n है तो ये भी 2n और ये भी 2n होगी, और इसके महत्व मैंने बता दिए। अब अपन बात करेंगे बेटा माइटोसिस के बाद मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे वाले बनते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण विभाजन है। बात करें इसकी, अर्धसूत्री विभाजन,
अर्धसूत्री विभाजन से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे बेटा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। समसूत्री विभाजन आपको इजी लगने लग जाएगा जब आप अर्धसूत्री विभाजन स्टडी करोगे। और इसमें मैं आज केवल इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, क्योंकि मियोसिस का इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। ठीक है, तो आपका टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस। ठीक है, तो इसके पहले इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स पे चलेंगे, हम इसको अपन डिटेल में लेंगे। तो देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं पहले बता रहा हूं जो आपको याद रखने। पहला पॉइंट, ये शब्द दिया था फार्मर तथा मुरे ने शब्द दिया। देख लो, अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? सूत्र, गुणसूत्र। अर्ध मतलब आधे, तो अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? आधी हो जाती है, तभी इसको क्या बोलते हैं? पर मियोसिस। इंग्लिश में मियोसिस, मियो का मतलब होता है लीजन, कोई चीज की क्या हो जाए ना, कमी। न्यूनकारी विभाजन है, क्या है ये? न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन। जैसे अगला पॉइंट लिख रहा हूं, यह है न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन। विभाजन होता है। क्यों? कारण न्यूनकारी क्यों बोला? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में संतति कोशिका से आधी हो जाती है। हो जाती है, ठीक है। ये सारी बातें समझेंगे, पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, उन पे ध्यान देना, फिर अपन इसको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सारे पॉइंट में क्लियर करूंगा। अगला पॉइंट, जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये बेटा डबल डिवीजन भी कहलाता है। यह है डबल डिवीजन कहलाता है। कारण, क्योंकि इसके अंदर 2 बार विभाजन होता है, कोशिका 2 बार विभाजित होती है सतत रूप से। लिख रहा हूं नीचे, विभाजन 2 बार होता है। तो इसको अपन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के नाम से जानेंगे। देखो, अभी तो वैसे लिख रहा हूं मैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो अपन कह सकते हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन 2 बार होता है। एक सीक्वेंशियल साइकिल हो गया, 2 बार केंद्रक विभाजन होगा, 2 बार कोशिका द्रव्य विभाजन। तो विभाजन कितनी बार हो गया? 2 बार। तो इसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में, जिसके आगे बातें करेंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट समझते जाना बेटा। जो मियोसिस है, यह है जननिक कोशिकाओं में होता है, यह है जर्म सेल। जर्म सेल होती है ना बेटा, जनरेटिव सेल बोल दो या आपकी जननिक कोशिकाएं। तो जननिक कोशिकाओं में क्या होगा? आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप 4
अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें गैमेट युग्मक कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण में सहायक होता है, गैमेट फॉर्मेशन में सहायक होता है। तो कोई भी जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे बनने वाली कोशिकाएं क्या होंगी बेटा? गैमेट्स कहलाएंगी, जो अगुणित होती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से क्या होगी? आधी हो जाएगी, तो उनको कहते हैं गैमेट्स। और आपको पता है बेटा गैमेट्स किसमें सहायक होते हैं? फर्टिलाइजेशन में। तो मियोसिस जो है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों का लक्षण है, अपन बोल सकते हैं। ये देखो, मियोसिस लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाया जाता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, सब पे ध्यान देना। अब स्टडी करेंगे सब पता लग जाएगा बेटा, बड़ा सिंपल है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने बताए, देखो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, न्यूनकारी विभाजन होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये डबल डिवीजन है क्योंकि इसमें विभाजन 2 बार होता है। इसके परिणाम स्वरूप गैमेट्स या बोल दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। अब कुछ अपन कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे, फिर आगे आगे इनके जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं एक्सलेंट करूंगा। ये सारे पॉइंट्स बनाने आप, ये सारे पॉइंट, ये बिंदु बनाने आपको। ओके, यहां मैं एक चार्ट बना रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। और इस चार्ट में मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जो जीव लैंगिक जनन करेगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, गैमेट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड फेज है तो हैप्लॉइड आएगी, फिर डिप्लॉइड आएगी। तो किस प्रकार से वो पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं उसको समझा रहा हूं मैं। देखो एग्जाम्पल भी लेंगे अपन, अपना ह्यूमन का ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजिली समझ में आ जाए। जैसे देखो, एक तरफ तो मैंने लिया है बेटा, ये है फीमेल और ये है मेल। ठीक है, इसको बोल रहा हूं मैं फीमेल, मादा, और ये है नर, है ना। पेरेंट्स हो गए फीमेल और मेल। और आप जानते हो बेटा जो फीमेल और मेल होते हैं उनमें जर्म सेल पाई जाती हैं जो गैमेट निर्माण में सहायक होती हैं। जैसे फीमेल में जो जर्म सेल हैं उनको अपन बोलते हैं बेटा oocyte, और मेल में जो जर्म सेल होती हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। तो ये oocyte और स्पर्मेटोसाइट क्या है? ये जर्म सेल्स हैं। ये यही लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? जर्म सेल्स जो द्विगुणित होती हैं। कैसी हैं बेटा? ये द्विगुणित हैं, 2n है। कैसी है? द्विगुणित। तो ये डिप्लॉइड फेज है। oocyte और स्पर्मेटोसाइट क्या है? जर्म सेल्स। और oocyte और स्पर्मेटोसाइट बेटा अब मियोसिस में जाएंगे, इसलिए जर्म सेल को अपन मियोसाइट भी बोल देते हैं। क्या है ये? मियोसाइट्स। मतलब जिसमें मियोसिस होने वाला है वो क्या है? मियोसाइट है। तो आप बताओ, oocyte में मियोसिस होगा तो अगुणित कोशिकाएं बनेंगे जिनको अपन गैमेट्स कहेंगे, और इससे बनने वाले गैमेट्स होते हैं एग्स। तो ये लो, oocyte में मियोसिस होगा, स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, क्या हो गया? मियोसिस। और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे? गैमेट्स। तो oocyte से बनने वाले गैमेट्स कहलाते हैं एग, अंडक। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट से जो बनेंगे उसको बोलेंगे स्पर्म। क्लियर? तो ये तो हो गए एग, और ये क्या हो गए बेटा? स्पर्म हो गए। क्या हो गए? स्पर्म। देखो एग और स्पर्म जो होते हैं वो एन होते हैं, हैप्लॉइड। कैसे हैं ये? हैप्लॉइड। तो आप बताओ, आप खुद ही बताओगे। देखो पॉइंट पे ध्यान देना है।
जो मियोसिस है वो हैप्लॉइड फेज उत्पन्न करता है। डिप्लॉइड थी और हैप्लॉइड फेज आ गई, तो मैं बोल सकता हूं इनको स्पर्म और एग जो है वो हैप्लॉइड फेज को, अगुणित प्रावस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये क्या है? अगुणित प्रावस्था। तो अगुणित प्रावस्था को किसने उत्पन्न किया? मियोसिस ने। तो मियोसिस अगुणित प्रावस्था उत्पन्न करता है, फ्लूइड सेल का निर्माण है। अब देखो, आप जानते हो जैसे ये गैमेट बनते हैं उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। मेल फीमेल की बात कर रहे हैं ना, तो एग और स्पर्म आपस में क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कौन सा है? निषेचन। और निषेचन होगा तो एन एन वापस मिलेंगे, तो इससे बनेगा 2n, और इसको अपन बोलेंगे जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है बेटा? 2n। तो वापस से देखो, निषेचन ने द्विगुणित प्रावस्था को वापस प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी प्रावस्था है? द्विगुणित प्रावस्था, डिप्लॉइड फेज आ गई वापस से। तो देख लो आप, इसके जीवन चक्र में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके जीवन चक्र में अगुणित प्रावस्था और द्विगुणित प्रावस्था आई। तो अगुणित प्रावस्था किसने उत्पन्न किया? मियोसिस ने। और द्विगुणित, देखो ये मियोसिस अगुणित प्रावस्था को उत्पन्न कर रहा है और निषेचन द्विगुणित प्रावस्था को उत्पन्न कर रहा है। इंपॉर्टेंस हो गई है। अब आप जानते हो बेटा, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होगा और ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। ये जाइगोट बना, इसका परिवर्तन होगा और ये क्या बन गया बेटा? ऑफस्प्रिंग बन गई, ये संतति बन गई, संतति का निर्माण हो गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका? ह्यूमन का। तो इसके जीवन चक्र में अगुणित प्रावस्था और द्विगुणित दोनों आते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगुणित प्रावस्था बहुत ही शॉर्ट होती है, इसलिए जो ह्यूमन है उसके अंदर जीवन चक्र को क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि उसमें डिप्लॉइड फेज ही डोमिनेट होती है। हैप्लॉइड फेज बहुत ही कम समय की, अल्प समय की होती है, जो युग्मकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो मैं ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, इनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी में अच्छे दिए हैं, इसलिए यहाँ पर डिक्टेट करूंगा। थ्योरी छोड़नी नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट बातें आएंगी अभी, लेकिन ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, कई बार परेशान कर देते हैं, इसलिए इनको एक एक करके अपन समझ लेते हैं। देखें, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। लैंगिक जनन प्रजनन द्वारा संतति निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में वहां उसकी बात कर रहा हूं मैं, संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है। देखो, लैंगिक जनन चक्र बताया, आपस में संयोजित होते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। संयोजन होता है, अगला पॉइंट। अब ये जो युग्मक है उनकी बात कर रहा हूं। युग्मकों में, इनमें अगुणित, देखो युग्मक जो है उसमें क्रोमोसोम होंगे, आदि होंगे, तो उसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। का एक समूह पाया जाता है। ओके, यहां तक की बात क्लियर है ना? समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। युग्मकों का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित
कोशिकाओं से होता है। ये रही ना विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाएं, जिनको जर्म सेल बोलते हैं। ये विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाएं कौन है बेटा? ये आपकी जर्म सेल, जिनको क्या कहते हैं अपन? जर्म सेल। ठीक है, जिनमें बनने वाली अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। युग्मकों का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और ये विभाजन जो है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस प्रकार के विभाजन को, ये जो विभाजन हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। वेरी सिंपल, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। बिल्कुल उसी चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं बेटा, मियोसिस को डिफाइन कर रहा हूं अभी मैं। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में, ये देखो, जो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी हैं उनके जीवन चक्र में देख लो, मियोसिस अगुणित प्रावस्था को उत्पन्न करता है। बताया उधर देख लो, अगुणित प्रावस्था किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मियोसिस के द्वारा अगुणित प्रावस्था को उत्पन्न करता है, तथा निषेचन द्वारा द्विगुणित प्रावस्था पुनः स्थापित होती है, तथा फर्टिलाइजेशन द्वारा, निषेचन द्वारा द्विगुणित प्रावस्था पुनः स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके जीवन चक्र में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों आते हैं। अब जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको यहां आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर अगुणित युग्मक का निर्माण अत्यधिक जरूरी है। किसमें? जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और युग्मक अलग अलग पेरेंट से निर्मित होकर आते हैं, जिनमें फिर निषेचन होगा और वापस से द्विगुणित प्रावस्था उत्पन्न होगी, वापस उसमें क्या होगा? बहुकोष के जीव है तो वृद्धि होगी और वापस संतति का निर्माण हो जाएगा। तो ये मैं कुछ इंट्रोडक्शन की बातें आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मेंशन करने बेटा, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप ये मत स्वीकार कर लेना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन कहीं से भी डिजाइन करेगा, क्योंकि एक्सपर्ट का काम ही क्या है कि ऐसा क्वेश्चन निकालना जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी हो, एनसीईआरटी में भी हो, और बच्चा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए, तभी कंपटीशन में अच्छे बच्चे जो है आगे जाएंगे बेटा, जो थ्रू आउट पूरा गो थ्रू होते हैं हर स्टेटमेंट से। ठीक है, ये बना लो। अब उसके बाद देखो अपन इसके मियोसिस के कुछ फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। मिटा दो इसको। अब देखो बेटा, फ्लो चार्ट में मजा आएगा, और थोड़ा बस धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएंगे अपन आगे। देखो, तो आपने खुद ही स्वीकार किया अभी कि मियोसिस में विभाजन 2 बार होता है, तो मैं इसको समझ प्रकार से मियोसिस में घटना होगी, समझना। अपन कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे। जैसे बेटा ये है आपकी एक सेल है, ये यहां ले लेते हैं एक सेल।
और ये सेल जर्म सेल है। क्या है? जर्म सेल। ये इसको बोल दूं मैं मियोसाइट। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, कहां कौन सी टर्म यूज कर रहा हूं, है ना। ये एक मियोसाइट है जिसमें मियोसिस होने वाला है, जर्म सेल है जो विभाजित होगी मियोसिस के द्वारा और एगोनित कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले इस जर्म सेल को बेटा वही इंटरफेज में तो जाना पड़ेगा। इसमें जाएगी पहले ये इंटरफेज में, अंतरावस्था तो आएगी, क्योंकि बिना वृद्धि के, बिना डीएनए रेप्लिकेशन के थोड़े ना विभाजन कर दोगे। तो इंटरफेज के दौरान आपको पता है क्या होता है, सेम वही इंटरफेज, G1 आएगी, S आएगी, G2 आएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगा, कोशिकल साइज में इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो कंडीशन देखो यहां क्या आ गई, जर्म सेल में कंडीशन थी 2n और 2c, यहां पर कंडीशन आ गई 2n और 4c। अब ये बातें पुरानी है बेटा, आपको याद रखनी पड़ेंगी। गुणसूत्रों की संख्या तो वही है, डीएनए की मात्रा क्या होगी, डबल, कारण क्योंकि इंटरफेज की एस प्रावस्था में क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, इसलिए यहां पर डीएनए की मात्रा डबल हो रखी है। अब ये सेल जाएगी मियोसिस में। अब देखो मियोसिस में जाएगी तो अभी बोला आपने 2 बार विभाजन होता है, तो इसमें सबसे पहले आएगा मियोसिस फर्स्ट। ओके, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट आएगा तो एक सेल 2 सेल बनेंगे, विभाजित होगी और ये 2 सेल का निर्माण हो गया बेटा। ओके, ये 2n है तो देखो बेटा यहां पर ये होगी n और ये भी n, और यहां पर डीएनए की मात्रा की बात करें तो डीएनए की मात्रा आधी आधी हो जाएगी, 2c और 2c। देखो गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी, डीएनए की मात्रा भी आधी होगी, 4c से 2c 2c। अब ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट, और आप जानते हो कि मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनने वाली जो सेल्स हैं एगोनित कोशिकाएं, ये वापस मियोसिस सेकंड में जाएंगे। किसमें जाएंगी बेटा, ये किसमें, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड होगा। अब एक सेल से 2 बनेंगी तो 2 सेलें कितनी बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। देखो इसके परिणाम स्वरूप भी 2 और इसके परिणाम स्वरूप भी 2। देखो बेटा ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, लेकिन डीएनए की मात्रा देखो यहाँ 2c है तो इसमें c हो जाएगी। इसमें डीएनए की मात्रा इसकी कंपैरिजन में c, इसमें भी c, इसमें भी c। तो आप देखो बेटा ये मियोसिस है पूरा आपका। तो विभाजन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो ये जो सेल बनी है ये है आपकी एगोनित कोशिकाएं, या इनको बोलते हैं बेटा गैमेट्स। क्या बोलोगे, गैमेट्स। वेरी सिंपल, मैं जो बता रहा हूं तो ध्यान देना भी बेटा। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो इस एक सेल से कितनी सेल बनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। तो आप बताओ बेटा डिवीजन कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बार कैरियोकाइनेसिस, 2 बार साइटोकाइनेसिस, लेकिन रेप्लिकेशन बेटा 1 बार ही होता है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो आपके गुणसूत्र थे, समजात गुणसूत्र, उनकी पेयरिंग होती है, वो युग्म में आते हैं। तो समजात गुणसूत्रों का युग्मन कब होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है। क्रॉसिंग ओवर भी मियोसिस फर्स्ट में होगा। लेकिन ये सारी घटनाएं जब अपन इसको डिटेल में लेंगे तब समझ में आएंगे। अभी तो कुछ बेसिक पॉइंट, इंट्रोडक्शन के पॉइंट चल रहे हैं, अब इसको डिटेल में लेंगे, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? अब तुम देख लो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसलिए देखो मैं यहाँ पर एक चार्ट और बना रहा हूँ, ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब मियोसिस के दौरान 2 प्रकार के विभाजन, 2 विभाजन हुए, तो उनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मियोसिस, तो मियोसिस में विभाजन 2 होंगे ना। ये लो बेटा, एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं मियोसिस फर्स्ट, और यहां आ जाएगा आपका मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट विभाजन आपको पता है कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में इसको 2 में विभक्त कर दें, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, केंद्रक विभाजन प्रथम कहलाएगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में है, और यहां होगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को अपन
फिर 4 उप प्रावस्थाओं में डिवाइड करेंगे। जानते हो ना कैरियोकाइनेसिस के दौरान 4 उप प्रावस्थाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी देखें? प्रोफेज फर्स्ट, सब में फर्स्ट लगेगा। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। हो गया? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य एक छोटी सी अवस्था और पाई जाती है, थोड़ी सी वृद्धि अवस्था होती है, जिसको अपन इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसके मध्य होता है इंटरकाइनेसिस, इसका भी अध्ययन करेंगे अपन। तो इंटरकाइनेसिस कहाँ मिलेगी? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य। इंटरफेज नहीं बोलेंगे इसको, इंटरकाइनेसिस, जो 2 विभाजन के मध्य मिलती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य। अब मियोसिस सेकंड आ गया तो इसमें फिर से वही कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। समझ गए ना? कैरियोकाइनेसिस सेकंड। कैरियोकाइनेसिस सेकंड को फिर से अपन 4 उप प्रस्थाओं में बांटेंगे। वेरी सिंपल, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो इस प्रकार से इन सभी प्रावस्थाओं को अपन एक एक करके क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो बेटा आप खुद देखो, मियोसिस में विभाजन 2 बार होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस के दौरान 2 बार तो कैरियोकाइनेसिस होगा, 1 बार और 2 बार, 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मियोसिस के की फीचर्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, फिर एक एक करके डिटेल में लेते हैं। ये लो, मियोसिस की प्रमुख घटनाएं। ठीक है? तो मियोसिस की प्रमुख घटनाएं जो है, एक बार मैं लिख रहा हूं 4 घटनाएं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मियोसिस को। देखो बेटा, सबसे पहले समझते जाना, लेकिन कुछ पुरानी बातें भी आएंगी। पहली घटना देखो, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन 2 अनुक्रमिक चक्र द्वारा संपन्न होता है। ये लो, मियोसिस में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य विभाजन 2 अनुक्रमिक चक्रों में होते हैं। देख लो आपके सामने, लेकिन डीएनए प्रतिकृति केवल 1 बार होती है। डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ 1 चक्र पूरा होता है। और ये मियोसिस में केंद्रक और कोशिका विभाजन 2 अनुक्रमिक चक्रों में संपन्न होते हैं, जिन्हें अपन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। ये लिख देते हैं, जिन्हें मियोसिस फर्स्ट तथा मियोसिस सेकंड कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? परंतु डीएनए प्रतिकृति का, डीएनए रेप्लिकेशन का सिर्फ 1 चक्र पूर्ण होता है, सिर्फ 1 चक्र होता है। डीएनए प्रतिकृति केवल 1 बार होती है इंटरफेज के दौरान, लेकिन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बेटा 2 बार होंगे। अगली घटना देखो बेटा, ये एक बार पूरा थ्योरेटिकल चल रहा है, फिर इसको डिटेल में लेंगे, लास्ट में देखना बेटा बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला देखो, एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति और गुणसूत्र बनने के बाद, अब थोड़ा सा देखो क्या कहना चाह रहा है। एस अवस्था में आप सब जानते हो बेटा, पहले बात हो चुकी है, एस प्रावस्था के अंदर संतति अर्धगुणसूत्रों का निर्माण होता है। याद करो, एस प्रावस्था में क्या बने? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड निर्मित हो गए। उसके बाद फिर सेकंड, तो इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं,
एस प्रावस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ, एस प्रावस्था में पैतृक जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद, समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद मियोसिस प्रथम, मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ होता है। ये लो बेटा, एस प्रावस्था में गुणसूत्रों की प्रतिकृति होगी, समान संतति अर्धगुणसूत्र बन गए, उसके बाद में पहले क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टार्ट होगा, यही कहना चाह रहा है। तीसरी जो घटना है, जो तीसरी घटना है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मियोसिस फर्स्ट विभाजन में, मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। गुणसूत्रों का युगलन, पेयरिंग, इंग्लिश भी लिख देते हैं। युगलन का मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है बेटा, पेयरिंग। तथा पुनर्योजन का मतलब क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। पुनर्योजन होता है। क्लियर? अब ये सारी चीजें समझेंगे, अभी तो केवल लिखवा रहा हूं। अगला जो घटना है प्रमुख, जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, उसके अंत में देख लो, मैंने बताया डायग्राम में है, मियोसिस सेकंड के अंत में 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये केवल घटनाएं बताई मैंने, प्रमुख नहीं। अब इनको अपन जब अर्धसूत्री विभाजन अभी प्रारंभ करने वाले हैं, फिर पूरा डिटेल में क्या करेंगे, इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिर से समझ लो बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आपने यहां खुद लिखा है, ये अर्धसूत्री विभाजन इंटरफेस तक आप पढ़ चुके हो कि एस पहले आती है G1, फिर एस, फिर G2। आप जानते हो जीवन में क्रोमोसोम मोनाड में होते हैं, एस में क्रोमोसोम डायाड में आ गए। क्यों? क्योंकि जो पैतृक गुणसूत्र हैं उनमें होगा डुप्लीकेशन, तो एक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। जैसे बने G2 के बाद आपका मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, समजात गुणसूत्रों का युगलन होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र आपस में पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। फिर मियोसिस सेकंड के अंदर जो आपके डायाड है उनको अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। बड़ा सरल है, लेकिन कैसे किस प्रकार होता है, क्या क्या घटनाएं आएंगी, वो एक एक करके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। मियोसिस को प्रमुख प्रावस्था में बांटा गया है और उधर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारे आपको याद करने हैं। क्लियर? इसको बनाओ बेटा, पूरा मेंशन होना चाहिए। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है बेटा, में सारांश को भी आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से खोद के निकाल ले हो, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो। तो आपका पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को अपन पहले समझ के बैठे रहें, ताकि वहाँ दिक्कत ना आए। 3 घंटे का पेपर होता है बेटा, 180 क्वेश्चन करने होते हैं। आप वहाँ सोचो कि मैं वहाँ क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगा के पूरा टाइम दे के आंसर निकाल लूँगा, तो बेटा ऐसा सब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको हर क्वेश्चन पे, बायोलॉजी में तो आपको पता है 90 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट में पेपर कवर करना पड़ेगा। 90 क्वेश्चन 45 मिनट्स,
तो एक क्वेश्चन को बेटा आपको लगभग आधा टाइम ही देना पड़ेगा, आधी मिनट ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है जल्दी से, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप पहले से इतनी कमांड रखो, इतना मतलब स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चन वगैरह को, डायग्राम वगैरह को इतना टिप पे रखो कि वहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही जो है आपकी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, कौन सी प्रावस्था में रखिए, देखोगे एस, आंसर कर दिया। निम्न से कौन सी प्रावस्था में आपका जो तारक काय है वो द्विगुणित होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है कि ऐसे। और थोड़ा ना सोचोगे कि आराम से इस पे करने का टाइम नहीं होगा वहां पर। अभी जितना आपको पढ़ना है, जितना प्रैक्टिस करने है, जितना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कर लो, वहां तो आंसर पे अटैक करना है, ताकि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहे। और कंपटीशन में जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होती है वो ही कुछ अच्छा कर पाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इन पे बहुत फोकस करना है। हाँ, इसमें कुछ बिंदु जो लिखी हैं कि आप बोलोगे सर ये युगलन क्या होता है, पुनर्योजन क्या होता है, तो अभी मियोसिस पढ़ने वाले हैं, उसमें सारी घटनाएं आएंगी, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कौन सी प्रावस्था में होता है, सारी बातें करेंगे, फिर क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें, मियोसिस फर्स्ट में होता है, ये तो समझ में आ गया। मियोसिस फर्स्ट में भी अलग अलग प्रावस्थाएं किसमें होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में होगा, उसमें भी किसमें होगा, प्रोफेज फर्स्ट में। फिर प्रोफेज फर्स्ट में बेटा 5 उपप्रावस्था होंगी, बताऊंगा अभी जब स्टार्ट करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 उपप्रावस्था में बांटा गया है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये क्वेश्चन बन गए ना फिर कि लैप्टोटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है या पैकाइटीन में बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि लैप्टोटीन में होगा, जाइगोटीन में होगा, पैकाइटीन में होगा या डिप्लोटीन में होगा, तो आंसर क्या होगा, पैकाइटीन। लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन। पैकाइटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जाइगोटीन में युगलन हो जाता है। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन बनाते जाएगा, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतने क्वेश्चन ज्यादा बनते जाएंगे। लेकिन बेटा पुरानी बातें भी तो याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? तो ये बातें आपको बनानी है। अब आप खुद बताओ बेटा, मियोसिस जो है उसमें मुख्य घटनाएं जो हैं उनको इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो मियोसिस की घटनाओं को अपन यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको बना के और फिर अपन जो है मियोसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, ये सारे पॉइंट बना लिए ना। तो अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आया होगा कि माइटोसिस मियोसिस में अंतर आने लग गया। लास्ट में अपन माइटोसिस मियोसिस के मध्य कई अंतर बताएंगे, जहां से क्वेश्चन भी आता है। तो देखो, माइटोसिस में आपने समजात गुणसूत्रों के युगलन की बात ही नहीं की, ना क्रॉसिंग ओवर की बात की, लेकिन यहां पर ये दोनों बातें करनी पड़ेंगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो मियोसिस में 2 घटनाएं हैं जो अपन स्टडी करने वाले हैं। ये लो, वापस मेंशन कर रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में अपन बात करेंगे किस किस की बेटा, शॉर्ट में बता रहा हूं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें बात करेंगे किसकी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। वेरी सिंपल। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन इनको अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बड़ा मजा आएगा। तो अपन कल वाले लेक्चर में मियोसिस को स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये मियोसिस का इंट्रोडक्शन आपको एनसीईआरटी से रीड करना है बेटा बहुत ध्यान से। और कल अपन देखो, कल स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट। उसमें केवल कल एक क्लास में आपकी प्रोफेज फर्स्ट ही कंप्लीट होगी, क्योंकि सबसे लंबी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, प्रोफेज फर्स्ट में 5 उपप्रावस्था आएंगी, क्योंकि बहुत लंबी, इसलिए इसको भी 5 उपप्रावस्था में बांट दिया जाएगा। इसलिए इस तरह से ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, लेकिन सब याद करवा देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको, और थोड़ा टाइम मिले तो आप प्रोफेज फर्स्ट को एनसीईआरटी से रीड करके आना, ताकि कल वाले लेक्चर में आपको बड़ा मजा आए पढ़ने में। क्वेश्चन भी बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन मियोसिस की घटनाओं को प्रारंभ करेंगे। ओके बेटा, क्लियर? ऑल द बेस्ट।